स्टेशनरी वेव्स ते हुण आपां बीट्स हुण बीट्स दा कंसैप्ट की है। देखो अगर मान लो मैनू कोई कहंदा वा कि स्टेशनरी वेव किद्दां बनेगी तो मैं दसदा वां, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ चुका वा तो मैनू पता वा कि स्टेशनरी वेव उत्थे बनेगी जिथे दो वेव्स सेम नेचर दियां सेम वेवलेंथ दियां पर ऑपोजिट डायरेक्शन च ट्रैवल करदियां मिलणगियां। पर जदों मैनू कोई कहंदा बीट्स किद्दां बनणगियां तो बीट्स कित्थे बनणगियां, बीट्स दा मतलब की है। देखो पुत्र हुण इहदे लई तुहानू एक टर्म याद होनी चाहिए है कि यह गल तुहानू समझाई गई है कि जिहड़ी सिंगल वेव है ना वो हमेशा प्रोग्रेसिव वेव है और जिहड़ी वन डायमेंशनल वेव है अगर उस वेव का एंप्लीट्यूड है आर ता उस वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स एंप्लीट्यूड है। हुण इंटेंसिटी का मतलब की है, इंटेंसिटी एक फिजिकल टर्म है। तो जे तो मान लो असी इंटेंसिटी को समझण दे लई रफली रफ आइडिया थोड़ा जिहा ताकि थोड़ी गल समझ पल्ले पै जाए कि इंटेंसिटी को समझण दे लई असी दो तरह नाल डिस्कस कर सकते हैं। एक जे लाइट वेव की टर्म च दसना होए तो लाइट वेव की टर्म च जे मान लो असी लाइट के नाल डील कर रहे हैं तो लाइट वेव की इंटेंसिटी का मतलब है एक तरह की ब्राइटनेस, चमक। मतलब जिथे लाइट की चमक ज़्यादा वा तो वो असी कह सकते हैं भी उत्थे इंटेंसिटी ज़्यादा वा, जिथे ब्राइटनेस घट है उत्थे मतलब रफली है, एग्जैक्टली नहीं है। उदा ही जदों असी यही गल मकैनिकल वेव नाल करनी है और मकैनिकल वेव च भी असी साउंड नूं कंसिडर कर लेने हैं तो जिहड़ी साउंड की लाउडनैस है, उच्चापन है, वो इंटेंसिटी नाल जोड़ के देख सकते हैं। मतलब जदों असी वॉल्यूम वधाने हैं तो असी की कर रहे हैं, एक्चुअली इंटेंसिटी नूं वधा रहे हैं। समझ गए? ये रफली है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है बट थोड़ा जिहा ना। तो इंटेंसिटी बेसिकली की है कि गिवन पॉइंट पे कितनी एनर्जी पहुंच रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया और वो डिपेंड करती है स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड पे। मतलब जितना ज्यादा एंप्लीट्यूड उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। अच्छा, जिहड़ी वन डायमेंशनल वेव है जितना वेव है तो इस वेव की एंप्लीट्यूड हमेशा की रहना, कांस्टेंट रहना। इसका मतलब इंटेंसिटी सेम रहनी है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली की हुंदा पुत्र जदों 3D दे विच जदों कोई वेव अगे वधदी है तो उसका एंप्लीट्यूड घटदा जांदा और उसका मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो एंप्लीट्यूड दे घटन नाल इंटेंसिटी घटेगी, एंप्लीट्यूड के वधन नाल इंटेंसिटी वधेगी। क्यों? क्योंकि आपां एक रिलेशन याद कर लिया कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स एंप्लीट्यूड है। हुण आपां आण लगे हैं वापस बीट्स वाल, क्योंकि जिहड़ा बीट्स का कंसैप्ट है ये असीं मकैनिकल वेव के नाल जोड़ के समझना वा।
और ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੀਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ? ਤਾਂ ਬੀਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਟਸ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਵੇਵਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। मतलब दोनों की वेवलैंथ या फ्रीकुएंसी बराबर नहीं होनी चाहिए, जबकि स्टैंडिंग वेव च की सी बराबर ही है। हाँ, तो लिखो बीट्स आर फॉर्म्ड when two waves of same nature comma propagating in the same directions but having slightly different frequencies. Slightly different frequencies. Bracket च लिखो, this frequency difference must be less than 10 hertz. ब्रैकेट पा दो, are superimposed on each other. तो ये जी स्टेटमेंट आप बीट्स बारे लिखी है ना, ये नहीं समझाया कि किस जगह ते बीट्स बन सकदियां वा जिथे दो वेव्स सेम नेचर दियां इको डायरेक्शन च जा रही होण पर फ्रीकुएंसी च थोड़ा फर्क होए। कितना फर्क? 10 हर्ट्ज। वो इतना क्यों, वो भी आएगा कारण। अच्छा, हुण अगले पैरा च लिखो, as a result of beats formation, there will be regular rise and fall of intensity of wave at a given point, तो गिवन पॉइंट ते ना रेगुलर राइज और फॉल ऑफ की होएगा? इंटेंसिटी। हुण इदां क्यों होएगा, किदां होएगा? हुण इहदे लई एक गल याद रखो, तुहानूं दस्सिया भी सी पुत्तर, जदों ना दो वेव्स आपस च मिलदियां वा, उहनूं असीं कहने सुपर इंपोज करदियां वा, तां अगर क्रैस्ट नाल क्रैस्ट मिलेगी तो वड्डी क्रैस्ट हो जाती है। याद है? ट्रफ नाल ट्रफ मिलेगी, वड्डी ट्रफ हो जानी, क्रैस्ट नाल ट्रफ मिलेगी तो छोटा हो जाना काम, है ना? हुण इस गल नूं दिमाग च रखिए। और पहला असीं हैडिंग लिख लो, बीट्स फॉर्मेशन, ज्योमैट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स कर लो हैडिंग, ज्योमैट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ज्योमैट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो आप किसी भी वेवलेंथ साइड पे नोट कर लो, है ना?
बीट्स कदों बनदियां वा ਜਦੋਂ दो वेव्स मिलदियां हुण आपां दो वेव्स किहड़ियां मिलाइए तो उन्हां दी फ्रीकुएंसी च कितना फर्क होना चाहिए ਲੈਸ ਦੈਨ 10 हाँ ਇਹਦਾ जवाब हुण आपां नूं मिलना पर पहला आपां बीट्स की सिचुएशन नूं समझीए आ देखो फ्रीकुएंसी का मतलब पता की हुंदा फ्रीकुएंसी नूं आपां कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड हुण आपां की करन लगे हां ये क्लैरिटी लेना असी आ है 0 टाइम आ है 1/4 सेकेंड ये आपां 1 सेकेंड टाइम का इंटरवल ले लिया जिन्होंने 4 हिस्सों च वंडदा है ना मान लो सिर्फ गल को समझाने लई अगर पहली वेव की फ्रीकुएंसी है 6 हर्ट्ज तो 1 सेकेंड कितनी वेव्स होंगी 6 6 है ना तो अगर आ 6 वेव्स है तो हाफ सेकेंड कितनी होंगी 1.5 हुण आपां की करन लगे देखो सॉरी थोड़ा बड़ी बन गई 1.5 हो गई कितनी 3 हो गई टोटल है ना इधर इधर बना लेंगे छह हो गई है अच्छा हुण बेटा इधर आप मान लेने फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज कितनी वेव्स चाहिए 8 तो ये कितनी 2 1 2 1 2 8 6 हो गई है कितनी हो गई 8 हो गई हुण पुत्र बीट्स कदों बनदियां जदों इन्हां दोनों वेव्स ने सुपर इंपोज होना है ना हुण आ क्रेस्ट है और आ भी क्रेस्ट है ਇਹਦਾ मतलब शुरू च की है क्रेस्ट नाल क्रेस्ट मिलके वड्डी क्रेस्ट हो गई ते इत्थे इत्थे आ जाओ थोड़ा ये आ की है क्रेस्ट ते ट्रफ इत्थे की होना कैंसल आउट इत्थे ट्रफ ते ट्रफ वड्डी ट्रफ इत्थे कैंसल आउट इत्थे बड़ी ट्रफ है ना मतलब
एक्चुअली की होना जो इस और इस रेड और ग्रीन वाली वेव्स ने मिलना ता शुरू एम्पलीट्यूड की होना मैक्सिमम पर टाइम के नाल एम्पलीट्यूड की हो गया और इत्थे आगे की हो गया जीरो। ਇਹਦਾ मतलब मान लो जिस जगह ते आपां ये बीट्स का कंसैप्ट समझ रहे हैं उत्थे असीं खड़े हैं उत्थे साडे कान है और आ दोनों वेव्स साडे कोल इक्को टाइम पे आ गई हैं ईयर्स च एंटर कर गई है ना। जे मान लो कि आ वेव आई हुंदी ना तां सानू जिहड़ी आवाज सुनाई देनी सी ओहदी इंटेंसिटी की रहनी सी कांस्टेंट। जे कल्ली आ आई हुंदी तां भी पर जे दोनों इकट्ठियां आ जाण तां सानू शुरू च इंटेंसिटी कितनी सुनाई देनी सी मैक्सिमम पर वो इंटेंसिटी टाइम दे नाल फिर की होना सी दोबारा मतलब बीट्स की होएगा कि एक जगह ते थानू जो आवाज सुनाई देगी ਉਹਦੀ इंटेंसिटी जे हुण पहला मैक्सिमम है फिर घट के फिर वध के फिर घट के फिर वध के मैक्सिमम। ये जिहड़ी रेगुलर राइज और फॉल इन इंटेंसिटी है पर ये होना कदों है जदों उत्थे दो वेव्स मिलणगीਆਂ ਤਾਂ इस इफेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बीट्स समझ गए। अच्छा हुण बेटा बीट्स के केस च ना जिद्दां असीं पढ़िया सी टॉपिक स्टैंडिंग वेव दा नोड्स ते एंटी नोड्स उदां ही इत्थे असीं जदों जिस वक्त जिस वेले इंटेंसिटी मैक्सिमम है उन्होंने कहते हैं वैक्सिंग जदों इंटेंसिटी घट गई वेनिंग वैक्सिंग वेनिंग वैक्सिंग वैक्सिंग एंड वेनिंग ठीक है। अच्छा हुण ध्यान दियो पुत्र हुण आ जो जदों इंटेंसिटी मैक्सिमम है हुण आ घट के दोबारा की हो गई मैक्सिमम फिर दोबारा जीरो तो बाद मैक्सिमम हो गया ना। तो हुण इस केस दे विच जिद्दां आपां एक क्रेस्ट तो लैके नाल दी क्रेस्ट तक एक वेव कहने हैं उदां ही एक वैक्सिंग तो लैके नाल दी वैक्सिंग तक एक बीट कहांगे की कहांगे वन बीट। और इत्थों लैके इत्थे तक भी हुण एक सेकंड च कितनियां बीट्स बनियां तो जिद्दां आपां कहने हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड एक सेकंड च जिन्नियां वेव्स है वो फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड च जिन्नियां बीट्स है वो की है बीट फ्रीक्वेंसी। कितनी है बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है कितनी आई दो। हुण एक ध्यान दियो इत्थे एक रिलेशन बनन लगा हुण इत्थे जिहड़ी बीट्स बन गईयां उन्हां नूं बनाउण वालियां दो जिहड़ियां वेव्स है पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 दूजे दी ते बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 और 8 ने मिलके 2 बनाई
ਹੁਣ 2 ਦਾ 6 ਔਰ 8 ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੇਵਸ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तब बीट्स बननगी और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो? दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। हुण जिहड़ा डिफरेंस हुंदा ना फ्रीक्वेंसी का, वो मॉड दे नाल लिखना। मॉड नाल क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव टर्म, नैगेटिव नहीं कभी। इस करके अगर मान लो थानू कोई कहे कि थोड़े सामने 2 बीट्स बन रही हैं और उन्होंने बनाने वाली पहली वेव की फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज ते दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी है 265 हर्ट्ज, तो बीट फ्रीक्वेंसी की हो? 5 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा जिन्हां 2 वेव्स नूं मिल के बीट्स बननियां उन्हां दी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर होनी। समझ गए? हुण तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जानी।
ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵੇਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੀਟਸ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ, 10 hertz ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 hertz ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਟਿਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਹਟ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨਿਗਾਹ ਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਜਿਕ ਬੁੱਕਸ ਜੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੋ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਉਹ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1/4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 0 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 1/4। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1/4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਹੋਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ ਲਈ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ 1/4 ਸੈਕਿੰਡ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ 0 ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੈਪ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ,
तो फिर आवाज उच्ची हुई, नीवी हुई, उच्ची हुई, ये फर्क महसूस नहीं सी होना। तो इसे करके बीट्स ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਊਂਡ ਬੀਟਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹ should not be greater than 10 hertz। 10 या 10 hertz ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और इसे करके वो लिखाया वा, वो सारा चक्कर परसिस्टेंस ऑफ हीयरिंग का आ जाता वा, ये कारण है। अच्छा, हुण ये सारी डिस्कशन असीं कीती है ज्योमैट्रिकल। हुण आपां लिखनी है लास्ट एनालिटिकल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। एनालिटिकल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। अच्छा, हुण इस नू समझण दे लई देखो बेटा, सब तो पहला ना ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ मैथमेटिकल रिजल्ट यूज होना। साइन सी प्लस साइन डी कितना लिख सकते हैं? चेक करो नेट में, देखो यार मैथ रखना नहीं यार, आगे से नेट तो देखना आइया 2 cos आइए चेक करो 2c ऐसे 2 cos c plus d by 2 into 2 sin c minus d by 2 sin c plus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 है ना। ये रिजल्ट याद रखना, 2 cos ਹੁਣ ਇਹਨੇ यूज होना है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो लिखो लेट बीट्स बी फॉर्म्ड, बीट्स बन रही हैं at a given position, जिहड़ी पोजीशन है वो की है, ब्रैकेट च लिख लो at a given position x is equal to 0, due to the superposition of the following two waves। ठीक है, therefore बीट्स इन्हां दोनों को मिलके
ओमेगा 1t ਨੂੰ c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos ठीक है। सॉरी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ cos ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਹੈ is called amplitude of beats ठीक है। तो therefore intensity of beats की हो गई intensity of beats है ना। तो बीट्स दी इंटेंसिटी आवाज बीट्स ले ले आवाज मैक्सिमम कदों हो ਜਦੋਂ आई एम्पलीट्यूड ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो साइन स्क्वायर so I will be maximum अगर कितना आ जाएगा +1 है ना। ਹੁਣ +1 ਕਦੋਂ ਲਿਖੋ ਹੁਣ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ +1 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ 90 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्योंकि ये स्क्वायर है ना ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ इट मीन्स एंगल की वैल्यू की आनी चाहिए है
90 डिग्री या फिर है ना, या फिर n की है इंटीजर, तो 2n-1 की हो गया ऑड इंटीजर। तो therefore t is equal to बना देखिए ओमेगा की होता 2 पाई म्यू नहीं होता, तो इट मींस बीट्स ਦੇ ਵਿੱਚ किस वेले किस टाइम ते आवाज ऊंची होएगी। देखो n अगर 1 पुट करिए इस टाइम पे, फिर n2 करो ना, अलग अलग तो देखो हुण जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होंगी उन्होंने वैक्सिंग नहीं कहते। तो आ पहली वैक्सिंग को डायग्राम देखो, पहली वैक्सिंग और आ दूसरी वैक्सिंग, पहली और दूसरी वैक्सिंग दे विच जिहड़ा उन्होंने 1 बीट्स कहते हैं। तो आ की हो गया एक बीट का टाइम पीरियड, तो लिखो टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट। टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट के बराबर आओ फाइनल टाइम माइनस करो ना कितना हो, देखो टाइम पीरियड ऑफ बीट वन ओवर है ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी की होंगी है टाइम पीरियड का, तो फिर कितना आ गया देखो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आई, वही सी जी ज्योमैट्रिकल कढ़ी है। अच्छा इनू इदा भी कढ़ सकते हैं, देखो दूसरा लिख लो, पहला पार्ट है ना, इनू पहला कर लो फर्स्ट, आई विल बी मिनिमम, अगर स्क्वायर वाली टर्म की हो जाए 0
तो जे स्क्वायर रूट लवांगे तां भी वो की रहनी, 0 ही रहनी। हुण साइन जीरो किहड़े किहड़े एंगल नहीं हुंदा, 0 ਲਈ भी और 180 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब 1 2 एक ही बन गया इंटेग्रल मल्टीपल। तो ये वो टाइम है जो पहली वेनिंग बननी है, दूसरी वेनिंग। ठीक है, तो पहली वेनिंग तो लैके दूसरी वेनिंग तक का जो टाइम है कि टाइम पीरियड देखो नहीं आए ना 1 ओवर बीट फ्रीक्वेंसी क्या है कर लो टाइम है ना, टाइम पीरियड ऑफ बीट 1 बीट। आ गया बीट फ्रीक्वेंसी वही आ गई, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा ਜਿਹਦੇ बराबर आनी है ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स ने मिलके बीट्स बनानी है उन्हां दी फ्रीक्वेंसी दे ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਛੋਟੀ वाली माइनस करनी या तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ टॉपिक भी हो गया है ना। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ न्यूमेरिकल्स ਤੇ इतना करो पहला तो आप कल और परसों 2 दिन लगा के इन्हों के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लीए, ऑसीलेशन के भी रहते हैं तो ये भी रहते थोड़े, ये तो किते ही नहीं है पर ये सौखे ही है, कोई ज़्यादा औखा नहीं क्योंकि जोड़ा इन्होंने हम पोर्शन रहन दिता है ना सिलेबस आसान ही है, तो वो करके तो फिर अगे चलिए है ना।